छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर द स्टील लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा आपसे बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जिन्होंने इतिहास को मेजर विषय के रूप में चुना है, तो उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं कठिनाई आ रही हैं। मेजर जो विषय है, नई शिक्षा नीति में नया अध्याय, नया पेपर जोड़ा है, इसलिए उसका सिलेबस छात्रों को नहीं पता है। लेकिन सिलेबस मिल गया है तो उनको मैटर नहीं मिल रहा है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं उनकी सहूलियत के लिए, उनकी समाधान के लिए, उनकी समस्या के समाधान के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपकी समस्या हैं वो कमेंट में लिख करके मुझे बताएं। जो पार्ट बी है, पहला लेक्चर हमने दे दिया है, उस वीडियो को पूरा देखें। सेकंड है, तो सेकंड में प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक साहित्यों का या साक्ष्यों का या साधनों का या सोर्स का वर्णन करते हैं, या यूं कहें प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख साधन क्या हैं, उनको हम कैसे पढ़ते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रथम साहित्यिक स्रोत हैं, दूसरे पुरातात्विक हैं, तीसरे हैं यात्रियों के वृत्तांत। हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, वेद हैं, पुराण हैं, आरण्यक, उपनिषद हैं, महाभारत है, रामायण है, जैन और बौद्ध साहित्य हैं। पुरातात्विक की बात करते हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं यानी मुद्राएं, खंडर हैं, शिलालेख हैं, स्तंभलेख हैं, कलाकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के हमें साक्ष्य मिलते हैं। छात्रों, पुरातात्विक साधन किसे कहते हैं? पुरातात्विक मतलब होता है पृथ्वी के अंदर जो भी तत्व हमें मिले हैं, पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर जो भी तथ्य हमें मिले हैं, तत्व, एलिमेंट्स जो मिले हैं, उनके आधार पर हम भारत के इतिहास का निर्माण करते हैं, इसलिए हम उसको पुरातात्विक साधन कहते हैं। ये बात हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि पुरातात्विक साधन क्या हैं, कौन कौन से हैं। इसमें सभी प्रकार के पत्थर यानी वस्तु आदि के पत्थर, शिल्प, धात्विक वस्तुएं जो या तो कहीं सुरक्षित रखी गई हैं या फिर भूमि के अंदर से इनको निकाला गया है, सभी पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत माने जाते हैं। ताम्रपत्र है। अभिलेखों की बात करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण परिचय है, प्रमाणिक परिचय है। अभिलेख समकालीन होने से तत्कालीन लिपि, भाषा शैली, आदर वस्तु की श्रेष्ठता और कला तथा उसमें विभिन्न तकनीकी विज्ञान का परिचय देते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की जो सामग्री मिली हैं, उन सामग्रियों से ये पता चलता है कि उस समय की टेक्निक कैसी थी, उस समय की व्यवस्था कैसी थी, भाषा कैसी थी। जैसे प्रस्तर अभिलेख, पत्थर के जो अभिलेख हैं, दीवार पर या किसी रंग से लिखे गए खुदे हैं, या तो अभिलेख जो पत्थर पर लिखे गए हैं या फिर उसको खरोच के बनाया गया है, उकेर के बनाया गया है, अंकन किया गया है। और फिर उनमें रंग भरा गया है। अभिलेख विशिष्ट घटना, व्यक्तियों के नाम, चरित्र, सीमा वर्णन तथा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा का वर्णन करते हैं। भारत में इस प्रकार के हजारों शिलालेख, ताम्रपत्र, दीवार पर स्तंभ, मूर्तियां, पात्र
बर्तन पर लेख मिले हैं, जैसे कलिंग का हाथी गुम्फा अभिलेख है, मेहरौली का स्तंभ लेख है, ग्वालियर का मेहर भोज है। और प्राचीन काल की बात करेंगे तो सम्राट अशोक के हमें विभिन्न प्रकार के अभिलेख, स्तंभ लेख, शिलालेख मिलते हैं। 14 शिलालेख मिले सम्राट अशोक के। वो बौद्ध धर्म की वास्तविक स्थिति को भारत में प्रदर्शित करते हैं। कहा जाता है सम्राट अशोक ने पूरे भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है। ठीक, तो जो पृथ्वी के अंदर हैं, ताम्रपत्र हैं, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, अभिलेख हैं, खंडर हैं, मूर्तियां हैं, ये विभिन्न समय की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, भौगोलिक कंडीशन को दर्शाते हैं। भारत के बाहर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भी भारत से संबंध रखने वाले काल निर्णय, समकालिकता और प्रकाश डालते हैं। बोगज कोई अभिलेख है, पर्सिपोलिस का है और नक्शे रुस्तम का अभिलेख है। जी, हमने अभिलेखों की बात की है। अब स्मारक हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की हम बात करते हैं। 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला हमें इमारत मिलती हैं। पक्की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं, पक्की ईंटों से बने हैं, पत्थर के बने हैं। और वहाँ हमें बंदरगाह भी मिलता है लोथल में। इस प्रकार से विभिन्न जो इमारतें उनका भी हम वर्णन करते हैं। प्राचीन भारतीय भवनों, मूर्तियों, भित्ति चित्रों, गुहा लेखों आदि की भारत में कमी नहीं है। भारत में विस्तृत मात्रा में सब मिलते हैं। यद्यपि विदेशी, मुस्लिम और अंग्रेज आक्रमणकारियों ने इनका बहुत बड़ी मात्रा विनाश किया है, फिर भी जो बचा है वो टूटी फूटी दशा में अभी प्राप्त हुआ है। और भारतीय इतिहास के अनेक गोपनीय पृष्ठ खोलता है तथा भारतीय प्राचीन काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और तकनीकी के क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। मंदिर और स्तूप आदि का स्मारक धर्म, आध्यात्म, कला, विज्ञान का जहाँ परिचय देते हैं। जो मंदिर हैं, स्तूप हैं, वो किसका परिचय दे रहे हैं? वो परिचय दे रहे धर्म का, अध्यात्म का, कला का, ज्ञान का और विज्ञान का। वहीं सिंधु क्षेत्र के उत्खनन से प्राप्त बड़े बर्तन, भांडे, भवन, धातुएं, आभूषण, चित्रकला भी उपरोक्त मानव विकास के साथ सभ्यता का विकास, भाषा, नगर निर्माण योजना आदि पर प्रकाश डालते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से जो भी हमें साक्ष्य मिला है, वो व्यक्ति का रहन सहन कैसा था, व्यक्ति की भाषा कैसी थी, व्यक्ति का विकास कैसे हुआ, व्यक्ति के बर्तन कैसे थे, इस सारी बातों को वो हमें उन साक्ष्य के माध्यम से पता चलता है। पाटलिपुत्र के उत्खनन में मौर्य स्थापत्य की वस्तुएं, मौर्य संस्कृति, इतिहास को प्रकट करता है। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र के आसपास मगध है, तमाम प्रकार के स्थल हैं, वहाँ से मौर्य साम्राज्य की स्थिति और परिस्थिति के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, नासिक, कार्ली की गुफाओं से चित्र है, भवन है, लोक भारतीय इतिहास की विस्तृत कड़ियों का हमें स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं। भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिर तथा भवन भी न केवल भारतीय इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ते हैं, बल्कि भारत से उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों की विवेचना को बाध्य करते हैं। सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्निया, बोरोबुदुर, कंबोज, अंगुरबाट, अंगकोर थोम के अवशेष भारतीय इतिहास के प्रमाणिक साधन हैं। मुद्राएं की अपन बात करते हैं। सिक्के, कॉइन्स, प्राचीन भारतीय और विदेशी मुद्राएं भारतीय इतिहास की प्रमाणिक सामग्री हैं। अगर भारत में सिक्के नहीं होते, हम वहाँ की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल पहचान नहीं पाते और न ही विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती थी। विदेशियों से हमारे संबंध को स्पष्ट नहीं कर सकते। इनमें काल निर्णय करना बहुत सरल हो जाता है। मुद्राओं की ढलाई, तकनीकी चित्र, घटना का उल्लेख, राजचिन्ह आदि का काल विशेष, व्यक्ति विशेष, इतिहास का परिचय देने में अमूल्य। जो हमारी मुद्रा हैं, मुद्रा में एक तो समय लिखा रहता है, काल,
राज चिन्ह लिखा रहता है। अशोक चक्र हमारा, अशोक स्तंभ हमारी मुद्रा में है। व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा रहता है। इतिहास का परिचय कराती हैं और अमूल योगदान हमारे इतिहास में सिक्के देते हैं। अगर हमें डॉलर मिल जाए, पता चल जाएगा ये अमेरिका की मुद्रा है। ठीक, तो विभिन्न मुद्राओं से पता चलता है ये कहाँ की मुद्रा है, किसने चलाई, कब चलाई। तिलक ने इन्हें सर्वाधिक विश्वसनीय ऐतिहासिक साधन माना है। लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का प्रमाण भारतीय इतिहास की मुद्राओं से प्राप्त होता है। 300 बीसी से लेकर के 300 एडी तक 600 साल का टाइम पीरियड जो है वो मुद्राओं से, सिक्कों से, कौन से हम डिफाइन करते हैं। ये मुद्राएं सोने की हैं, चांदी की हैं, तांबे की हैं, मिश्र धातु की हैं। ये मुद्राएं इतिहास संबंधी निम्न विवरण प्रस्तुत करती हैं। ध्यान से सुनना। आर्थिक दशा, तिथि क्रम, डेट क्या है, धार्मिक स्थिति कैसी है, कला कैसी है, साम्राज्य सीमा, शासकों की रुचि, सम्राटों की, नवीन तथ्य और विदेशी संबंध। 8 प्रकार की एक मुद्रा प्रस्तुत करती है वर्णन। कलाकृतियां, गुफाओं, विशाल भवनों, ऐतिहासिक नगरों तथा विभिन्न स्थानों के स्मारकों आदि के हजारों कलाकृति उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रकार की हम कलाकृतियां देखते हैं, जैसे ताजमहल है, खजुराहो है, विभिन्न प्रकार के जगह जगह के मंदिर हैं, सूर्य मंदिर है। ठीक, तो वहां से हमें ये पता चलता है वहां की कलाकृति कैसी है, संस्कृति कैसी है। और यहाँ से बर्तन हैं, मिट्टी के पत्थर, काष्ठ, धातुओं के पात्र, चित्र, मूर्तियां, खिलौने, पत्थर की मूर्तियां, उभरी हुई कलाकृतियां, किस तरीके से उनको उभारा गया है, उकेरा गया है। भित्ति चित्रों में रंगों का प्रयोग, कथात्मक मूर्तियों का क्रम, विजय स्तंभ, राज चिन्ह और धार्मिक प्रतीक आदि प्रमुख हैं जो प्राचीन भारतीय समाज के चारों पुरुषार्थों पर प्रकाश डालते हैं। उत्खनन से प्राप्त साधन कौन कौन से हैं? उपरोक्त ऐतिहासिक साधनों में से अधिकांश की प्राप्ति उत्खनन से हुई है, खुदाई में मिले हमें। सिंधुकालीन जो भी हमें अवशेष खुदाई से मिले हैं, मौर्यकालीन अवशेष, मुद्राएं, भवन, ये सब हमें उत्खनन से यानी मिट्टी के जमीन के अंदर से मिले हैं। भूमि में दबे हुए थे। इनके अतिरिक्त मिट्टी की परतें, उनके रंग, गहराई तथा भौगोलिक संरचनाओं से भी इतिहास की प्राचीनता का, विकास क्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। जब हमें जो बर्तन मिलते हैं हम ये देखते हैं कि कौन से समय के, कहाँ से हैं, इसका टाइम पीरियड कितना है। निष्कर्ष रूप में क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के विपुल साधन सामग्री की उपलब्धता, जहां एक भारतीयों की इतिहास की प्रवृत्ति को दर्शाती है, वहीं उसकी भग्नता उस निर्दयी तथा भारतीय सभ्यता संस्कृति के विनाशकर्ताओं को याद दिलाती है। भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो विनाश किया है, उन व्यक्ति विशेष के बारे में हमें इस उत्खनन से प्राप्त होती हैं। किस व्यक्ति ने किस समय कौन कौन से अभिलेखों को, शिलालेखों को, स्तूपों को नष्ट किया है, इस बात की हमें ये पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी मिलती है, जो भारतीय इतिहास को नष्ट करते और भारतीय पर इतिहास प्रवृत्ति के अभाव का आरोप लगा कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। किंतु ऐतिहासिक सामग्री प्रचुरता इतिहास के विद्वानों को चुनौतीपूर्ण आमंत्रण भी देती है। अब जो भी ऐतिहासिक सामग्री है, उस ऐतिहासिक सामग्री की बहुत अधिक मात्रा में है, तो विद्वानों को चुनौती देती है कि सचमुच में सही क्या है, गलत क्या है, उसकी जानकारी आपको लेकर के देनी है। किंतु ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता इतिहास के विद्वान चुनौतीपूर्ण आमंत्रण भी देती है कि भारत की सभ्यता संस्कृति का क्रमबद्ध क्या है, क्रम से विकास, श्रेष्ठता और अवनति का इतिहास लिखें और भावी विकास की प्रेरणा को दें। हमारा क्वेश्चन है ये
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को जानने के साधन कौन कौन से हैं, इस तरीके से हम इसमें पढ़ते हैं। जी हमने पढ़ा है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक। प्राचीन भारतीय साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें स्पष्ट रूप से समझाइए। ये प्रश्न है, क्वेश्चन है। साहित्य सृजन की परंपरा भारत में सर्वाधिक प्राचीन है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये कहा जाता है। भारतीयों का प्राचीन साहित्य भारतीयों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, आदर्शों तथा विचारों पर तो पर्याप्त प्रकाश डाला ही जाता है, किंतु भारतीय प्राचीन इतिहास की पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। जब साहित्य की बात करते हैं, साहित्य से हमें क्या प्राप्त होता है? सामाजिक जानकारी, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें साहित्यों से मिलती है और प्रकाश डालते हैं उस पर कि प्राचीन काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इस सभी जानकारी हमें प्राचीन के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनसे प्राप्त होती है और भारत को विश्व में पृथक स्थान परिचय भी यही साहित्य हमारा दिलवाता है। सम्राट अशोक के जो समय के अभिलेख हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य में जाते हैं, लेकिन उस समय के जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, वेद पुराण महाभारत हैं, विश्व में परिचय कराते हैं। इनका कहना यह है। इतिहास की जानकारी की दो प्रमुख साधन हैं, साहित्य और पुरातात्विक। साहित्य की हम बात कर रहे हैं। धर्म, ये ग्रंथ जीवन के वैज्ञानिक विवेचना से परिपूर्ण है। ये ग्रंथ जीवन के वैज्ञानिक परिपूर्ण से परिचित हैं तथा धर्म की व्यापक धारणा और उसको व्यवहार में लाने का विवेचन भी करते हैं, किंतु इस विवेचन को प्रस्तुत करने वाले विभिन्न संप्रदायों का भी हम परिचय कराते हैं। कौन कौन से धर्म के कौन कौन से ग्रंथ हैं, इसका भी हम जानकारी देते हैं। वेदांती हैं यानी वेदांत हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सभी धर्मों का व्यापक परिभाषा हम कराते हैं। अतः कभी कभी इनके ग्रंथों को भी धर्म ग्रंथ कह दिया जाता है। भारत में ऐसे 3 प्रकार के ग्रंथ हैं जो भारतीय इतिहास को जानकारी में मदद करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ होता है ब्राह्मण जाति द्वारा लिखित ग्रंथ। लगाना भारी भूल होगी, ब्राह्मणों के द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है ये। अगर हम ऐसा मानते बहुत बड़ी भूल होगी। सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्मा की व्याख्या अथवा उसको समझना हमारे धर्म, दर्शन, रहस्य आज संबंधित ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? स्पष्ट बात हो जाए कि ब्रह्म की व्याख्या अथवा उसको समझाने वाले, ब्रह्म की व्याख्या को समझाने वाले धर्म, दर्शन और रहस्यवाद क्या है, इससे संबंध जो भी ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनकी रचना विभिन्न दार्शनिक या ऋषियों ने की है। प्राचीन भारतीय साहित्य का विवेचन इतिहास की जानकारी के संबंध में निम्नानुसार कहा जा सकता है। साहित्य साधन में दर्शन प्रधान है, धर्म की आध्यात्मिकता है, इसमें 3 है, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। धर्मनिरपेक्ष, कल्पना प्रधान, कल्पना पर आधारित हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। कल्पना की बात करते हैं। कल्पना काव्य यानी महाकाव्य, स्मृतियाँ, पुराण, नाटक, चरित्र। ठीक। यात्रियों की बात करते हैं, विदेशी यात्रियों के, तो यूनानी है, चीनी है, तिब्बती है, मुस्लिम है। इस प्रकार के हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं। वेदों की बात करें, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में ऋग्वेद में जीवन के समस्त पहलुओं का विवरण हमें मिलता है। ऋग्वेद से क्या मिलता है, सामवेद से, यजुर्वेद से क्या मिलता है? ये मिलता है कि जीवन के विभिन्न पहलू क्या हैं,
हमारा जीवन शैली कैसी थी, हमारी जीवन पद्धति कैसी थी, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसे धार्मिक कहना उचित नहीं है, इसमें आर्य जीवन प्रणाली और दर्शन के विकास का पता चलता है। आर्यों का जीवन कैसा था, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से यही सबसे पहले अधिक उपयोगी है। हमारा जीवन उस समय का कैसा था, उसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। अन्य वैदिक साहित्य, प्रत्येक वेद के आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। आरण्यक ग्रंथों से तात्पर्य वर्णों में लिखे जाने वाले ग्रंथों से हैं। इनमें सामान्य व्यवहार से लेकर उच्चतम धार्मिक आध्यात्मिक विचारों को प्रतिपादन किया है। व्यक्ति का सिंपल जीवन कैसा है, साधारण, उससे उच्च कोटि का जीवन कैसा है, उसकी जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है। उपनिषद, वेद और आदि दर्शन ग्रंथों की दार्शनिक व्याख्या के साथ निष्कर्ष करते हैं। क्या है? उपनिषद है, वेद है और दर्शन ग्रंथों का दार्शनिक व्याख्या। इन वेदों की या फिर कहें उपनिषदों की दार्शनिक व्याख्या क्या है, इसकी जानकारी हमें आध्यात्मिक आधार पर मिलती है। प्रस्तुत करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये 6 क्या हैं? 6 हमारे वेदांग हैं। इससे वैदिक ज्ञान सरल और सुबोध हो जाता है। इसी प्रकार गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है की रचना होती है। डीपली पढ़ रहे हैं अब हम। अन्य साहित्य कौन कौन से हैं? धर्म और दर्शन के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार का साहित्य भी हमें देखने को मिलता है। स्मृतियां हैं। स्मृतियों में क्या है? तत्कालीन समाज की सामाजिक कार्यों का वर्णन मिलता है। नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति सामाजिक इतिहास का दर्पण है। समाज की पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है? वो मनु स्मृति से होती है, याज्ञवल्क्य की स्मृति से होती है और इसी के साथ साथ में नारद स्मृति से होती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के जनजीवन में महाकाव्यों का विशेष महत्व है। इसी कारण इन्हें चिर नवीन भी बहुत पुराना माना जाता है। रामायण, महाभारत अमर महाकाव्य हैं। भारत में आर्य तथा हिंदुओं के उच्च आदर्श व्यवहार से इनके सामंजस्य निर्णय करता भारतीयों के जनजीवन में झलक देखने को मिलती है। भारतीय समाज का वास्तविक इतिहास इनमें निहित है। रामायण महाभारत की बात करते हैं तो इसमें भारतीय जनजीवन का इतिहास कैसा था, वो जानकारी हमें प्राप्त यहाँ से होती है और इसकी हम विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में गणना करते हैं। वाल्मीकि ने श्री राम के कथानक को लेकर तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार कौरव पांडवों के गृह कलह को माध्य बनाकर वेद व्यास ने इसे लिखवाया है। वाल्मीकि जी ने क्या किया है? श्री राम के जो कथानक है उनका जो जीवन है उसके बारे में लिखा है और वेद व्यास ने इसमें स्पष्ट लिखा कौरव और पांडवों का जो कलह हुआ था उसके बारे में वेद व्यास ने लिखा है। 18 पुराणों में मत्स्य पुराण है, भागवत है, विष्णु, वायु और ब्राह्मण पुराणों का अधिक ऐतिहासिक महत्व है। ब्रह्म, पद्म, शिव, नारदी, मार्कंड, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवर्त, लिंग, बरहा, स्कंद, कूर्म, गरुड़ पुराण भी इतिहास की सामग्री का विशेष उल्लेख रखते हैं। यद्यपि पुराणों में कल्पना का अंश नाटकीयता का अधिक है। पुराणों में क्या है? नाटक के बारे में दिया है, ड्रामा है, किस तरीके से ड्रामा करते हैं, जो नाटक होते हैं उनके बारे में। परंतु व्यक्तियों, राजाओं के नाम, घटनाएं, उनके संबंध तथा इतिहास की क्रमबद्धता की अनेक समस्याओं की गुत्थियों पर प्रकाश डालते हैं। छात्रों, तो यद्यपि पुराणों में कल्पना का अंश और नाटकीयता का अधिक है। कल्पना, पुराण जो लिखी हैं कल्पनाओं के आधार पर लिखी हैं और नाटकीय अंश है। कोई ड्रामा या नाटक हम कैसे करते हैं उसका पूरा प्रारूप हमें पुराणों से मिलता है। परंतु व्यक्तियों, राजाओं के नाम,
घटना उनके संबंध में इतिहास की क्रमबद्धता की अनेक समस्याओं की गुत्थियों पर प्रकाश, यानी क्रमबद्धता क्या है, व्यक्ति विशेष क्या है, उसने कौन कौन से काम किए, सारी बातें हमें पुराणों से प्राप्त होती हैं। इसी का पुराणों में इतिहास सामग्री अंधकूप में आलोक रश्मियों का कार्य करती हैं, इसलिए हम उसको ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मानते, अंधकूप हैं। डॉक्टर त्रिपाठी का विचार पूर्ण रूप से करने योग्य है। डॉक्टर त्रिपाठी क्या कहते हैं? इसके अतिरिक्त षड्दर्शन महाकवि कालिदास, विशाखदत्त, बराहमिहिर, आर्यभट्ट, इसके अलावा क्या है, 6 दर्शन हैं। महाकवि कालिदास हैं, विशाखदत्त हैं, बराहमिहिर और आर्यभट्ट आदि लेखक, कवि, वैज्ञानिक, नाटककार, कथाकार आदि के साहित्य ग्रंथ ऐतिहासिक घटनाओं का काव्यात्मक वर्णन करते हैं। ये जो मैं नाम बताए हैं लेखकों के, इन्होंने अपने अपने समय की घटनाओं का वर्णन किया है। यहाँ सभी के नाम और उनके ग्रंथों की सूची देना संभव नहीं है, परंतु इतिहासकार इनकी अपेक्षा कर इतिहास लेखन नहीं कर सका। इतिहास की क्या है, उपेक्षा कर इतिहास लेखन नहीं कर सके। बौद्ध धर्म ग्रंथ, अनेक विद्वान बौद्ध साहित्य साहित्यकारों को धार्मिक समझ लेते हैं, किंतु वास्तव में बौद्ध संप्रदाय ने अपने धार्मिक दर्शन, आचार विचारों के नियमों के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, मानव उद्देश्य, मुक्ति मार्ग, आचरण की शुद्धि के लिए इस 10 शील का प्रतिपादन किया है। मनुष्य का जीवन किस तरीके से साफ सुथरा रहे, मनुष्य का जीवन किस तरीके से शीलवान बने, चरित्रवान बने, इस बात की हम चर्चा बौद्ध धर्म में करते हैं। बौद्ध धर्म आडंबर अंधविश्वास से परे है, झूठ, फरेब, निंदा, चुगली को कोई जगह नहीं है उसमें। इसलिए मनुष्य का जीवन साफ सुथरा कैसा रहे, वैज्ञानिक तरीके से कैसा बने, ये जानकारी हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों से, बौद्ध धर्म से मिलती है। इसी के साथ साथ गणित, ज्योतिष पर भी प्रकाश डाला गया है। नागार्जुन का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक हैं। पाली भाषा के इन ग्रंथों गौतम बुद्ध के, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का, दर्शन का चित्रण है, जो स्वयं भी ऐतिहासिक है। इसमें कोई गुरेज नहीं है, ऐतिहासिक दृष्टि पर हम इनको डिफाइन करते हैं। जातक कथाओं में 549 कथाएं हैं। जातक कथाओं का मतलब होता है बुद्ध के जन्म से पहले की जो घटना घटित हुई हैं, जो बताई गई हैं, वो जातक कथाओं में है, पूर्व जन्म की कथाएं। परंतु ये समाज के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इतिहास को प्रस्तुत करती हैं। अन्य बौद्ध ग्रंथों मिलिंद पन्नू, मिनांडर के आक्रमण का समय भारत की सामाजिक दशा का वर्णन करती हैं। दीपवंश, महावंश पाली भाषा के ग्रंथ हैं। दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प, ललित विस्तार संस्कृत के बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। ये ग्रंथ अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य आदि के कालों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। जैन ग्रंथ की बात करते हैं। जैन पंथ के ग्रंथ भी दर्शन, धर्म और आचरण के ग्रंथ हैं। जैन धर्म भी हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारा जीवन कैसे सुदृढ़, मजबूत बने, अच्छा बने, नैतिकवान, चरित्रवान बने, ये जैन धर्म में भी देखने को मिलता है। इन्हें भी केवल धार्मिक ग्रंथ मानना उचित नहीं, अथवा व्यापक अर्थ में भी ये हैं, इन्हें धार्मिक माना जा सकता है। इसमें भद्रबाहु चरित, परशिष्ट पर्व, पुण्यशिरक, कथा कोश, लोक विभाग आदि भारतीय राजतंत्र और गणतंत्र की प्रणाली पर प्रकाश डालते हैं। सन 526 की वल्लभी की सभा में इन्हें वर्तमान रूप मिला, यानी इनको जो लिखित रूप जो मिला है 526 की वल्लभी में एक सभा हुई थी, संगोष्ठी हुई थी जैन धर्म की, उसमें ये देखने को मिला। इसमें हेमचंद्र का ग्रंथ परशिष्ट पर्व सर्वाधिक ऐतिहासिक माना जाता है। जैन धर्म के ग्रंथ हो गए। अब है धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धर्म दर्शन के ग्रंथों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार का प्राचीन साहित्य भी है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास की झलक प्रदान करता है। इसमें भी कल्पना प्रधान विदेश यात्री विवरण को बांटा जा सकता है।
हाँ, धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं इसमें किसी भी धर्म को बड़ा चढ़ा के नहीं बताया गया है और ना ही कल्पनाओं के आधार पर है। जो वहाँ के लेखकों को, उस समय के लेखकों को जानकारी मिली, वो सारी जानकारी उन्होंने आंखों के सामने वर्णित की है। और विदेशी यात्रियों के जो विवरण हुए हैं वो स्पष्ट तरीके से भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कंडीशन को प्रदर्शित करते हैं। उनको भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। ऊंच नीच, आडंबर, पाखंडवाद उन्होंने कुछ भी देखा हो या न देखा हो, लेकिन जो भारत की सिचुएशन थी उस समय, कंडीशन थी, उन कंडीशन को देखा उन्होंने लिख दिया। कल्पना प्रधान आचार्य विष्णु शर्मा के अर्थशास्त्र ने मौर्य काल की संरचना पर प्रकाश डाला है। ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ बताया है कि ऐतिहासिक मानव का ग्रंथ क्या है। इसी प्रकार विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो ऐतिहासिक नाटक है। कालिदास की रचना मालविका मित्र है। बाण भट्ट का हर्षचरित है। नवसहसा का चरित, विक्रमांक चरित, पृथ्वीराज रासो आदि प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। ऐतिहासिक सामग्री इन ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पतंजलि का महाभाष्य मौर्य काल पर है। गार्गी संहिता यवनों के आक्रमण की चर्चा करती है। रायतरंगड़ी कश्मीर के इतिहास, गढ़वाह कन्नौज की यशो शर्मा की विजय पर प्रकाश डालते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण कैसे है ये भी आपको जानने को मिलेगा। प्राचीन भारत में समय समय पर चीनी, यूनानी, तिब्बती, तुर्की, मुस्लिम आक्रमणकारी आए। इसके विवरणों से पर्याप्त हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें भारतीयों की समकालिकता, तुलनात्मकता, कालक्रम, विदेशी संबंधों को पता चलता है। इनमें सभ्यता, संस्कृति, धर्म, पुरातत्व, शिक्षा, भौगोलिक वर्णन का भी हम परिचय कराते हैं। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो उनकी सभ्यता, संस्कृति की झलक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है और धार्मिक व्यवस्था भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यूनानी विद्वान में हेरोडोटस 5वीं सदी में, कार्टियस, नियारकस, आने सिक्रेट्स, एरिस्टोबुलस आज सिकंदर के साथ भारत आए थे। कहा जाता है कि हेरोडोटस भी भारत में सिकंदर के साथ आया है। उसके पश्चात मेगास्थनीज आया जिसने इंडिका की रचना की। भारत के भौगोलिक कंडीशन क्या है, कृषि, संस्थाओं और राजनीति पर प्रकाश डाला है। इनमें से कुछ भी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, परंतु अन्य लेखकों ने इनकी सामग्री का भरपूर प्रयोग किया है, उल्लेख किया है। सिकंदर और सेल्यूकस के आक्रमण की जानकारी हमें आपको पता है। सीमांत पर यूनानी राज्यों को इनके पर्याप्त परिचय मिलता है। टॉलमी का भूगोल है। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है। प्लिनी आदि ग्रंथ भी प्राचीन भारतीय इतिहास की पर्याप्त जानकारी देने में समर्थ हैं। चीनी यात्रियों भी भारत भ्रमण किए गए, बल्कि ये कहना उचित होगा कि वे तो भारत आते ही रहते। चीनी यात्री भारत में आते रहते। चीनी यात्री प्रथम सुमाची ने भारत के इतिहास पर प्रकाश डाला है। फायान ने गुप्त काल में, वहनसांग ने हर्ष के समय में प्रकाश डाला है। इत्सिंग प्रसिद्ध यात्री का विवरण हमें देखने को मिलता है और साहित्यिक महत्व है उसका। इन चीनियों ने क्रम से 399 में, 1414 में, 629 में, 645 में, 643 में और 695 ईस्वी में तक भारत की यात्राएं की थी। इनके अतिरिक्त हुइली, जिन्होंने वहनसांग की जीवनी लिखी है, भारत के लिए ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हुइली तिब्बती ग्रंथ हैं, तिब्बती साहित्य है। तिब्बती साहित्य में तिब्बती लामा तारानाथ की रचना है। कंगूर और तंगूर के पर्याप्त ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। मुस्लिम यात्रियों की बात करते हैं। अल-बरूनी को आपको पता ही है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, परंतु संस्कृत और अरबी भाषाओं का बहुत बड़ा विद्वान था। उसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में भारत की जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान अल मसूदी आदि ने भी
अपने अपने समय भारत की ऐतिहासिक जानकारी भारतीयों को प्रदान की है। निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, सारांश क्या है इसका? प्राचीन भारतीय साहित्य में भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के, ब्रिटिश आक्रमणों के कालों में बड़ी बड़ी मात्रा में भारत की जो इमारतें हैं, साहित्य हैं, उसको नष्ट किया गया है। गलत ढंग से भी इनकी व्याख्या की गई है। फिर भारत में प्राचीन मात्रा में हमें साहित्य देखने को मिलता है जो अपने आप में पर्याप्त है, ऐतिहासिक सामग्री संजय हुए है और जिसे इतिहासकारों ने गंभीर अध्ययन से प्राप्त किया है। किंतु जो भी सामग्री ऐतिहासिकों को अनुसंधान के लिए आमंत्रित कर रही है, कल्पना, काव्यिकता, श्रृंगार आदि में ऐतिहासिक सत्य को खोजना बड़ा महत्वपूर्ण है। छात्रों, हमने 3 प्रकार के साधनों का सहयोग लिया है। पहला है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। इन सारी चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? इन सारी चीज़ों से भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्री भारत में आए, चीनी आए, तिब्बती आए, यूनानी आए, इन सभी जातियों के लोगों ने, विदेशियों ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश डाला है। वो आज हमारे इतिहास का आधार है। इसलिए हमारी सेकंड यूनिट अब स्टार्ट होगी। फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक और बचा है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा एक लेक्चर में, और आपको पर्याप्त मात्रा में 100% आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। बस अंत में यही कहूँगा, जो ये प्रथम वर्ष के छात्र छात्रा हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए तो आने वाले महीने में, समय में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनको शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो, कमेंट करवा दो, लाइक करवा दो। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप पढ़ें और पड़ोसियों का, दोस्तों का, सभी का सहयोग करें। धन्यवाद।